क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, और तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। दुआ करें कि जितनी हम मुश्किलात में इस वक़्त घिरे हैं, अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से निजात दिलाए। टॉपिक जनाब हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ का चैप्टर शुरू किया था। दरमियान में थोड़ा बहुत 19-20 प्रॉब्लम हो गया था। थोड़ा-सा आप लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। शुरू में देखो धीरे-धीरे, हल्के-हल्के लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक तो 2 चीज़ें इसके अंदर है। एक तो फर्स्ट ईयर का कोर्स थोड़ा-सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, और उसके बाद जो जो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका है, वो एक और बड़ी मुसीबत है। तो इसीलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि शुरू में हल्के-हल्के लेके चलते हैं। जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको आप डिस्कस करते रहें, बताते रहें, उसको दूर करेंगे। शुरू में ज़रा अजीब-सा आप लोगों को लग रहा होगा, इंशाअल्लाह ताला आगे चल के मामला थोड़े से बेहतर हमारे पास हो जाएँगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, इसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई थी। रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि वेक्टर को एरो से रिप्रेज़ेंट करते हैं, टेल इनिशियल पॉइंट होता है, हेड टर्मिनल पॉइंट होता है, रेफरेंस एक्सिस चाहिए होता है, और स्केल चाहिए होता है वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए। हम पहले कर चुके थे, जस्ट एक नज़र आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ताकि आपको जो है वो याद आ जाए कुछ बातें। फिर हमने वेक्टर की टाइप्स पढ़ी थी। पहला लाइक वेक्टर था, दूसरा अनलाइक वेक्टर था, तीसरा इक्वल वेक्टर था, चौथा नेगेटिव वेक्टर था। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। ये सब एमसीक्यूज के हवाले से आते हैं, वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज के हवाले से कोई स्टेटमेंट दे देंगे, पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा वेक्टर है। फिर हमारे पास जनाब आया था फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसको जनाब हम बासानी उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पैरेलल मूव करा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था जनाब यार यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। और एक और इसकी डेफिनेशन जो न्यूमेरिकल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसको यूनिट वेक्टर जनाब कहा जाता है। फिर आते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। आई जे के रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर होते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जगह पर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके लिए ये नई चीज थी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या होता है। तो इसको थोड़ा मजीद तफसील के साथ समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ एडिशनल चीजें आपको मैं इजाफा करता हूँ, जरा इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है प्लेन जिसको हम कहते हैं 2D फिल्में आती है, जिसको कहते हैं 3D फिल्में। एक 3D जिसको 3 डायमेंशन कहा जाता है, एक हमारे पास होता है 2D। 2D के मतलब होता है 2 डायमेंशन प्लेन कहते हैं। जो सरफेस हमारा होता है वो प्लेन होता है। जो घर की दीवार हमारी है वो प्लेन है। जो घर पे आप टेलीविजन देख रहे हैं वो हमारे पास एक प्लेन है। जो आपके पास मॉनिटर के सामने या मोबाइल की स्क्रीन है वो हमारे पास प्लेन है, 2 डायमेंशन के अंदर है। इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। इसके अंदर दो एक्सिस हमारे पास होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है। एक मेरे बेटा वर्टिकल लाइन होती है जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अगर हम इस प्लेन में किसी इस पॉइंट को, किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहें तो इसको पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट कहा जाता है। अ पोजीशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड पॉइंट। जो आपके पास प्लेन पर जो पोजीशन होती है इसको पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के दो हिस्से होते हैं जिसको बिलतरतीब एक्स और वाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्स और वाई कहा जाता है। पॉइंट जो होगा, पॉइंट के दो पार्ट होंगे, एक पॉइंट होगा एक्स, एक पॉइंट होगा वाई। एक्स ये बताता है कि इसकी एक्स एक्सिस पे क्या पोजीशन है, और वाई ये बताता है कि इसकी वाई एक्सिस पर क्या पोजीशन है। एक्स हमें मेरे बेटा ये बताएगा कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर मौजूद है, ये बताएगा हमें एक्स, ये बताएगा बेटा हमें एक्स। और जो इसकी सीध में जाओगे मेरे बेटा, यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे इसकी क्या पोजीशन है, ये हमें जनाब बताएगा कौन? ये हमें बताएगा वाई। ये हमको वाई मेंशन करेगा। तो पॉइंट के दो हिस्से होते हैं। एक्स जो होता है वो पोजीशन होती है एक्स एक्सिस पे, वाई होती है पोजीशन वाई एक्सिस पे। थोड़ा सा अगर आपके जहन में आ रहा हो, जब मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, ग्राफ बनाया था, तो वो सिस्टम ऑफ 2 एक्सिस के अंदर हमने ग्राफ जनाब बनाया था। इसके बाद आता है स्पेस। इसके बाद क्या आता है बेटा? हमारे पास स्पेस आता है। जिस तरीके से प्लेन होता है वैसे स्पेस होता है। स्पेस कहते हैं 3D को, 3 डायमेंशन को
कहा जाता है स्पेस, अ सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशन। घर में किसी बॉक्स को, डब्बे को देखोगे तो उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। इस चीज को जनाब क्या कहा जाता है? इस चीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास 3 डायमेंशन में है, या ये हमारे पास जनाब क्या है? स्पेस है। अ सिस्टम ऑफ 3 एक्सिस इज कॉल्ड स्पेस। एक मेरे बेटा हॉरिजॉन्टल होता है, एक लाइन होती है वर्टिकल ऊपर, और तीसरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, जो लाइन ऊपर वर्टिकल है इसका नाम होता है वाई एक्सिस। एक तीसरा एक्सिस भी होता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, अभी आपको स्क्रीन पर तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ये दरअसल स्क्रीन से बाहर की जानिब होता है। क्या होता है? स्क्रीन से बाहर की जानिब हमारे पास जनाब होता है, आउटवर्ड होता है। इसको कहा जाता है जेड एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? जेड एक्सिस कहते हैं। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है, तीनों एक्सिस के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन तीनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। अगर किसी भी डब्बे को, बॉक्स को देखोगे तो बॉक्स हमेशा आपका, उसकी जो साइडें होंगी, एजेस होंगे, किनारे होंगे, वो हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक ऊपर या नीचे होगा। इसके बाद जनाब तवज्जो देके गौर से देखिएगा, इसके अंदर इस पे अगर हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो अब पॉइंट के 3 हिस्से हो जाएंगे। जब 2 एक्सेस थे तो पॉइंट के अंदर 2 हिस्से थे। 2 एक्सेस थे, 2 डायमेंशन में था तो पॉइंट के 2 हिस्से थे। 3 डायमेंशन में होगा तो पॉइंट के 3 हिस्से होंगे। क्या होंगे? पॉइंट के 3 हिस्से होंगे, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। जब स्पेस की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो पॉइंट के 3 हिस्से होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। एक्स होगी पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स होगी पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, वाई होती है पोजीशन ऑन वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस हमारे पास, जेड क्या होगा? पोजीशन होगी वाई एक्सिस की। जब प्लेन की बात करते हैं तो पॉइंट के 2 हिस्से होंगे। स्पेस की बात करेंगे तो पॉइंट के 3 हिस्से होंगे, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। असल अगर आपको स्पेस समझ में आ जाएगा तो जो आपको पोजीशन वेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम आपको इतनी ज्यादा नहीं रहेंगी। जो प्रॉब्लम आपको हो रही थी इसके अंदर, पोजीशन वेक्टर में जो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आई थी, वो आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि हम तो 2 एक्सेस होते थे, यहाँ पर 3 कैसे हो गए। तो बेसिकली हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर हम 2 एक्सेस के बजाय 3 एक्सेस की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की जनाब अली हम बात कर रहे हैं। इस स्क्रीन पर मेरे बेटा अगर किसी के जहन में कोई सवाल करना चाहें तो आप यहाँ पर जनाब सवाल कर लें। अगर किसी ने कोई सवाल यहाँ पे करना हो, बेटा अरीबा अहमद साहिबा, अगर यहाँ पे कोई सवाल करना हो तो सवाल कर लें। या मनाहिल हैं, बेटा निमरा है, तहरीम है, और जनाब जैगम है, और जनाब जितने भी लोग हैं, अगर कोई सवाल यहाँ पर करना चाहें तो सवाल कर लें। कोई सवाल किसी ने करना है भाई? अरीबा अहमद साहिबा, कोई सवाल करना है यहाँ तक? मनाहिल कैसर? ये समझ लो, असल जो आपको कंफ्यूजन लास्ट टाइम कंफ्यूजन आया ना, आप कहते हैं 2 से 3 कैसे हो गए। अब आप जब पढ़ोगे ना पोजीशन वेक्टर तो आपके लिए बहुत ज्यादा सहल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दोबारा बेटा हम आगे जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे वेक्टर चैप्टर के अंदर, इस पूरे वेक्टर चैप्टर के अंदर जो सारी कहानी है, सारा खेल है, वो मेरे बेटा पोजीशन वेक्टर का है। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जो चैप्टर हमारा है वो पोजीशन वेक्टर के ऊपर ही घूमता रहेगा, पोजीशन वेक्टर के ऊपर ही घूमता रहेगा। ये अगर आपकी समझ में आ गया तो चैप्टर बहुत आसान है। इसमें बेटा अगर प्रॉब्लम है तो अटक जाओ, जब तक क्लियर ना हो उस वक्त तक आगे ना बढ़ो। आप 1 दफा बोलो, 2 दफा बोलो, 3 दफा बोलो, जितनी दफा बोलो पढ़ा देंगे। ठीक है जनाब, जितनी दफा बोलोगे पढ़ा देंगे। समझ लो जब तक, अगर ये पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया तो ये चैप्टर पीस ऑफ केक है। अगर ये पोजीशन वेक्टर समझ में नहीं आया तो आखिर वक्त तक घूमते रहोगे, ये हो क्या रहा है। तवज्जो देखिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। द वेक्टर विच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस with respect to certain reference point or coordinate is known as position vector। जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया कि जब स्पेस की हम बात करते हैं तो स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को लें, जब स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में किसी पॉइंट को लेंगे तो जनाब उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? किसी रेफरेंस पॉइंट से लें। एक और तारीफ क्या की जा सकती है कि एक ऐसा वेक्टर जो के ओरिजिन से शुरू हुआ, वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अभी ओरिजिन क्या होता है? जहां पर तीनों एक्सिस मिलते हैं, जहां पर तीनों एक्सिस, कौन? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जहां पर मीट करते हैं, मिलते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी उसका जो टर्मिनल पॉइंट है जहां से वो शुरू होता है, अगर ओरिजिन है तो ऐसे वेक्टर का नाम होगा पोजीशन वेक्टर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सेस है स्पेस में, और जैसे ही आपके जहन में खाका आया कि सर कह रहे हैं स्पेस है, जैसे ही आपके जहन में खाका आया कि सर कह रहे हैं स्पेस है, तो इसका मतलब ये है कि 3 डायमेंशन होगा। स्पेस के मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशन होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा। यहाँ देखो डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन नीचे है। जो लाइन हॉरिजॉन्टल है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है। जो ऊपर जा रही है ये वाई एक्सिस है, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नीचे लाइन आ रही है, जो बाहर इनफैक्ट आउटवर्ड होती है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बीच पे जहां ये तीनों पार्ट मिल रहे हैं, देखो बेटा गौर से, जहां पर ये तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, जहां पर ये तीनों एक्सिस मेरे बेटा मीट कर रहे हैं, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं। ये वाला जो पॉइंट जहां पे तीनों एक्सिस मेरे बेटा मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है बेटा इस पॉइंट को? ओरिजिन जनाब कहा जाता है। इस पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। हमने एक वेक्टर बनाया ओ से लेकर पी तक। कहां से शुरू हो रहा है वेक्टर? वेक्टर शुरू हो रहा है ओ से। वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? ओ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या नाम हो जाएगा इसका? पोजीशन वेक्टर इसका नाम हो जाएगा। ओ से लेकर पी तक है। कहां से है मेरे बेटा? ओ से लेकर पी तक हमारे पास वेक्टर है, और चूंकि स्पेस में, चूंकि वेक्टर हमारा स्पेस पे है, लिहाजा इस वेक्टर, इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे। इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट होंगे। स्पेस पे जब भी पॉइंट होता है 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक होगा एक्स, एक होगा वाई और एक होगा जेड। एक होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगा जेड। इस वेक्टर ओपी का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। इसका नाम होता है पोजीशन वेक्टर जनाब अली, इसका नाम होगा। तवज्जो देके गौर से देखते हैं। The position vector of the given point P can be specified by a vector having magnitude and direction and represented by, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है ओ से लेकर पी तक, एरो से इसकी डायरेक्शन आ रही है। अगर आर हमारे पास ये वेक्टर हो, इस वेक्टर का नाम क्या रख दे बेटा? अगर कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ हमने नाम रखा है आर। अगर इसका नाम आर रखा जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से, आई जे के हवाले से, तो इस पोजीशन वेक्टर का नाम का जो जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास होगा वो किसके बराबर है? बेसिकली पॉइंट के बराबर है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के बराबर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के बराबर है। और इसको लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये दोनों एक ही बात होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की फॉर्म में मेरे बेटा अगर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो ब्रैकेट आएगा और कॉमा आएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट और कॉमा खत्म हो जाएंगे, ब्रैकेट और कॉमा खत्म हो जाएंगे, ब्रैकेट और कॉमा नहीं रहेंगे। पहले वाले के साथ आई आ जाएगा जो बताएगा कि वो एक्स एक्सिस पर है, दूसरे वाले के साथ जे आ जाएगा, और तीसरे वाले के साथ हमारे पास जनाब क्या आ जाएगा? तीसरे वाले के साथ हमारे पास के आ जाएगा। तीसरे वाले के साथ हमारे पास जनाब के आ जाएगा। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है। आगे चल के जो एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर बात आपको समझ में आएगी। हम इस तरीके से, एक चल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फर्ज करते हैं कि मेरे पास चंदा एक वेक्टर मौजूद है ए। फर्ज करो, अभी राइटिंग बेटा मेरी इस पे ऐसी होगी। ए मेरे पास एक वेक्टर है, फर्ज करते हैं 3i, और प्लस का जनाब यानी लिख देते हैं, प्लस का 2 लिख देते हैं, और साथ लिख देते हैं जे, और साथ में जनाब क्या लिख देते हैं? एक और वेक्टर लिख देते हैं, फर्ज करते हैं 4 के साथ लिख देते हैं के। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन 3 है, एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन 3 है, वाई एक्सिस पे इसकी पोजीशन 2 है, और जेड एक्सिस पे इसकी पोजीशन 4 है। जब भी वेक्टर लिखा जाएगा वो इस फॉर्मेट में होगा, 3i प्लस 2j प्लस 4 की अगर लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मेरे बेटा, अगर हम चाहें तो इसको जनाब इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लिख दे पहले मेरे बेटा, उसके बाद कॉमा लगा दें, फिर 2 लिख दें, फिर कॉमा लगा दें, उसके बाद 4 लिख दें, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा दें। इसको ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों सूरतों में इसके मतलब एक ही होते हैं। अब हम जब भी वेक्टर को लिखेंगे,
अमूमी तौर पे 90% जो आप वेक्टर लिखेंगे वो हमेशा आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे। जो वेक्टर लिखेंगे वो आई जे के की फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों फॉर्म में वैसे कोई फर्क होता नहीं है। आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लें, कुछ सवालात के अंदर कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ सवालात के अंदर आई जे के फॉर्म में भी हो सकता है, मगर मेजोरिटी ऑफ द केसेस वो आई जे के फॉर्म में ही हमारे पास होगा। तो जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पॉइंट को बताता है, उसके 3 हिस्से हमारे पास होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ये पूरा जो चैप्टर है वो पोजीशन वेक्टर पे शुरू और समझो पोजीशन वेक्टर पे खत्म है। इस पोजीशन वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने नेक्स्ट हिस्से के अंदर डिस्कस करना है। यहाँ पे किसी ने बेटा अगर कोई सवाल करना हो तो हाथ रेस कर लें, कोई सवाल करना चाहे तो यहाँ तक सवाल कर लें। कोई सवाल किसी ने करना हो मेरे बेटा तो आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। अगर नहीं सवाल करना तो कोई इशू नहीं है, घर पे इसको बैठ के सलीके तरीके से देखिएगा। फिर भी कोई सवाल जहन में आएगा तो जनाब आप बिल्कुल मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर ये जो गूगल क्लासरूम है वहां पर इस सवाल को आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल क्लासरूम के अंदर इन तमाम की इमेजेस आपके पास मौजूद होती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो आप गूगल क्लासरूम खोल के देखेंगे, क्लास खत्म होगी तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही मेरी और भी क्लासें हैं, इन तमाम क्लासों से फारिग होने के बाद इन तमाम इमेजेस को मैं क्लासरूम में डाल दूंगा। तो वहां से आप इन इमेजेस को देखकर कॉपी के ऊपर इनको लिख लीजिएगा। एक रजिस्टर बना ले प्रॉपर, एक रजिस्टर बना ले प्रॉपर, उस पर जितनी स्क्रीनें आपको बताई गई हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, इनको साफ साफ खूबसूरत सा करके जनाब लिख लें। फिर आगे चल के इंशाल्लाह हम आपको असाइनमेंट भी देंगे और घर के लिए होमवर्क भी देंगे, तो उस पर भी आपको इसकी जरूरत पेश आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जनाब जो हिस्सा हम करेंगे वो हमारे पास है एलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर। एलजेब्रा बेसिकली कहते हैं ऑपरेशंस को। एलजेब्रा किसे कहते हैं बेसिकली हम? एलजेब्रा हम जनाब कहते हैं ऑपरेशन को। ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे किसी को जो मैथ्स से जिसको जो है वो पसंद जिसको ना हो मैथ्स, उससे अगर पूछा जाए कि ये एलजेब्रा क्या होता है तो वो कहता है कि वो मैथमेटिक्स जिसको जबरन पढ़ाया जाए, जबरन कहते हैं जबरदस्ती को, उसको अलजेब्रा कहा जाता है। मगर ऐसा नहीं है, समझेंगे पढ़ेंगे तो मामला जरा आसान रहेगा, सहल रहेगा। सवाल देखो, बात बहुत सिंपल सी है। आपको किसी भी जगह किसी भी काम में, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में दुनिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं करोगे, दूसरे को बताओगे नहीं, उसका हल निकलेगा नहीं। अपने दिल में बात लेके बैठे रहोगे, यार सर ने पढ़ाया मेरे को समझ में नहीं आया, तो भाई आप सर को बताओगे, सर से सवाल जवाब करोगे। हर आदमी के पढ़ने का, समझने का मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, एक ही तरीके से मुमकिन नहीं होता है। हम जब है जनरल पढ़ाते हैं, हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो हो सकता है कि उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़े। कोई एक्स्ट्रा शार्प होता है, उसको बहुत जल्दी बात समझ में आ जाती है, अच्छी बात है भाई। उसके जहन में कोई नया सवाल पैदा हो जाता है, तो आप उन सवालात को भी जनाब वक्तन फवक्तन जब जैसे जरूरत पेश आए आप कर सकते हैं। अब आते हैं एलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर पर कि एलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह ऑन पोजीशन वेक्टर, इसका नाम होता है एलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी आई जे के वाले जो वेक्टर होंगे इनको कैसे ऐड किया जाएगा, आई जे के वाले वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्योंकि वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है। जब वेक्टर की बात करते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर भी होता है, वो कैसे निकाला जा सकता है। वेक्टरों को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, सब के सब काम आई जे के वाले वेक्टर की बात कर रहे हैं। एक तो कॉमन अर्थमेटिक तो आपको आती है 2 2 4 और x प्लस वाई। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। जब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास आई जे के होंगे। क्या होंगे बेटा? हमारे पास आई जे के हमारे पास होंगे। तो आई जे के वाले वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह वगैरह, ये जो काम किए जाएंगे इनका नाम होगा एलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर। बहुत सारी सीक्वेंस इसकी है। पहला हमारे पास जो है इसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। जो पहला हमारे पास वेक्टर है उसका पहला हमारे पास जो ऑपरेशन इसके अंदर है उसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसा कि आपको बताया कि जब वेक्टर की हमने डेफिनेशन पढ़ी तो वहां आपको बताया गया कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जिनके अंदर डायरेक्शन होती है। जो पोजीशन वेक्टर हमारा लिखा होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होती है। जो नंबर लिखे होते हैं 3 2 1 4 वो उसके मैग्नीट्यूड होते हैं, जो आई जे के लिखे होते हैं वो उनकी डायरेक्शन होती है।
जो आई जे के लिखे होते हैं वो उनके मैग्नीट्यूड होते हैं, जो उनकी डायरेक्शन होती है, और जो नंबर साथ लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनाब उनकी डायरेक्शन होती है। अब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है कि टोटली उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है, तवज्जो देके गौर से देखिएगा। आर हमारे पास अगर एक पोजीशन वेक्टर है, पता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में एक्स वाई जेड होगा, और वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में होगा। तो इसका बेटा अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा अंडर द रूट, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी जो आई के पीछे वाला नंबर है उसको एक्स कहते हैं, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, जो जे के पीछे वाला नंबर है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, और जो जेड के पीछे वाला नंबर है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो क्लियर होगा। जितनी ज्यादा एग्जाम्पल करोगे इतने ज्यादा सवालात के जो है, इतनी ज्यादा टॉपिक आपको क्लियर होगा। एक कर लिया हमें आ गया, ऐसा नहीं होता, करते रहेंगे। हर टॉपिक के अंदर, हर एग्जाम्पल के अंदर कोई एक नई चीज आपके पास मौजूद होगी, समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। फर्ज करते हैं पहला हमारा वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। इसका मतलब क्या हो गया कि i के पीछे वाला जो x है वो 2 होगा, जो y के पीछे, जो j के पीछे वाला, जो j के पीछे y होता है वो 3 होगा, और जो k के पीछे होता है z वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। फार्मूला क्या है, x रूट के अंदर x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा, z का भी स्क्वायर होगा। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, z की जगह पर 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको बेटा अगर हम ऐड करें 4 प्लस 9 प्लस 36 ये 49 होगा। आप जानते हैं 49 का रूट 7 होता है। रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर 2 दफा लिखी होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है, यानी 49 को अगर आप चाहें मेरे बेटा तो 49 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, 49 को आप, 49 को आप लिख सकते हैं अंडर द रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। जब 7 का मेरे बेटा पेयर बनेगा तो 7 हमारे पास क्या होगा, जब 7 का पेयर बनेगा तो 7 हमारे पास जनाब रूट से बाहर आ जाएगा। जब 7 बनेगा तो 7 हमारे पास जनाब क्या होगा, रूट से बाहर हमारे पास आ जाएगा। एक और वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जनाब देखने की कोशिश करते हैं। वेक्टर गिवन है आई प्लस 2j माइनस 2k, आई प्लस 2j माइनस 2k। फिर देख लो बेटा, आई के पीछे वाले को x कहते हैं, y के पीछे वाले को j कहते हैं, z के k के पीछे वाले को z कहते हैं। यहाँ i के पीछे कुछ नहीं लिखा, इसके मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर किसी भी जगह पर कोफिशिएंट मेंशन ना हो तो वो कोफिशिएंट 1 शुमार होता है। खाली i लिखा हुआ है तो कोफिशिएंट 1 होगा, खाली j लिखा है तो कोफिशिएंट 1 होगा। तो जनाब यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर होगा, j का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर होगा, k का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर होगा। समझ लो ध्यान से गौर से, जो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूले में प्लस है तो प्लस ही आएगा, फार्मूले में प्लस है मेरे बेटा तो प्लस ही आएगा। अगर माइनस साइन मौजूद है तो वो माइनस साइन स्क्वायर के अंदर, कोफिशिएंट के साथ स्क्वायर के अंदर जाएगी। और जब माइनस को स्क्वायर किया जाता है, जब नेगेटिव को स्क्वायर किया जाता है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। जब नेगेटिव को स्क्वायर किया जाता है तो वो वैल्यू क्या होती है मेरे बेटा, जमा हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लिहाजा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +4 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इन तमाम को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 जनाब आली किसके बराबर होता है, 3 इंटू 3 के बराबर होता है। 9 क्या होता है, 3 इंटू 3 हमारे पास जनाब 9 होता है, 3 इंटू 3 हमारे पास जनाब 9 होता है। और जनाब जब रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर निकालने की सूरत में इसका रूट 3 आ जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं जनाब। फर्ज करें एक और एग्जाम्पल है, b इज इक्वल टू, एक और हमारे पास है b इज इक्वल टू 4i माइनस 3k, 4i माइनस 3k। अब यहाँ पे j गायब है, इस इक्वेशन के अंदर j मौजूद ही नहीं है। पीछे आपको बताया कि अगर सिर्फ i लिखा है तो कोफिशिएंट 1 होगा। इसके बरक्स अगर कोई आपके पास कंपोनेंट यानी आई जे के में से कोई मौजूद ही नहीं है तो इसके मतलब है कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। अगर कोई चीज मौजूद नहीं होती है, मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जनाब क्या होगी, 0 होगी। यानी इस दफा जब लिखेंगे हम तो आई के पीछे 4 था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद जनाब यहाँ पर जे नहीं है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर k के पीछे -3 लिखा है,
के पीछे -3 लिखा है तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का 0 रहता है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर जनाब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 में जब 9 को ऐड किया जाएगा, 16 में 9 को ऐड करेंगे 25 होगा। 25 का रूट आप जानते हैं कि 5 होता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फिर आते हैं जनाब एग्जाम्पल नंबर 4 की जनाब बात करते हैं। a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अब यहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर जनाब कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पर जनाब नहीं है। जब कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास नहीं है तो जनाब हर एक का कोफिशिएंट 1 होगा। तो लिहाजा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। जब तमाम 1 के स्क्वायर होंगे तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 क्या होगा मेरे बेटा, 3 के बराबर हो जाएगा। 3 का रूट नहीं निकलता है तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। डेसिमल में कैलकुलेटर निकाल के रूट का 3 निकाल के उसको पॉइंट के अंदर आंसर नहीं लिखा जाता। IJK के सवालात डेसिमल में नहीं होते। IJK के सवाल होल नंबर में होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, लिहाजा डेसिमल में आंसर नहीं लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है। 2i माइनस का 4j प्लस 5k है। x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू -4 हो जाएगी, j की वैल्यू 5 हो जाएगी। इन तमाम को जब सिंप्लीफाई करेंगे, फर्ज करें आंसर आ गया 45। 45 को 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं और जब 3√5 आ जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना आए, इसलिए कि आगे चलकर ये तकरीबन बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे जहां आपको मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पेश आएगी, और जो अगर कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, अगर मेरे बेटा कोई मैथमेटिक्स के जनाब स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है तो समझ ले कि सेकंड ईयर की जब मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक चैप्टर वेक्टर का चैप्टर मौजूद है। सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पर वेक्टर का हमारे पास एक चैप्टर मौजूद है, वहां भी इसकी दोबारा आपको जरूरत पेश आ सकती है। इसी सिलसिले में जो दूसरा हमारा काम है, इसका नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर। क्या नाम होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसा कि बताया था कि एलजेब्रा की बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, तो पहला पार्ट हमने क्या, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसके बाद ढेर सारे भी और आने हैं, 5 या 6 हैं, परेशान मत होना, बारी बारी सबको करेंगे, सब आसान है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है जरा देख लें। कोसाइन कौन है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आपने पढ़ा था तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के नाम सुने थे। आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के आपने नाम सुने थे। ये वही वाला कॉस है। कॉस 30 निकाला होगा, कॉस 60 निकाला होगा, कॉस 30 निकाला होगा, कॉस 60 निकाला होगा, ये वही वाला आपका कॉस है। यही वही वाला आपका जनाब कॉस है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जब किसी वेक्टर को हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है। लिहाजा इस वेक्टर का कुछ एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा, कुछ एंगल इसका वाई एक्सिस से बनेगा, कुछ एंगल इसका जेड एक्सिस से बनेगा, कुछ एंगल इसका एक्स एक्सिस से बनेगा, कुछ एंगल इसका वाई एक्सिस से बनेगा, कुछ एंगल इसका जेड एक्सिस से बनेगा। इन एंगल्स के अगर हम कोसाइन की वैल्यू को मालूम करें, यानी ठीक है जनाब, इन एंगल के कोसाइन की वैल्यू को मालूम करें। फर्ज करें अल्फा एंगल एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल है वाई एक्सिस से, और गैमा अगर एंगल है जेड एक्सिस से। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए आई होता है, वाई एक्सिस के लिए जे होता है, जेड एक्सिस के लिए के होता है। यहाँ मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर मौजूद है, ओ हमारे पास ओरिजिन है, पी हमारे पास पॉइंट है, आर पोजीशन वेक्टर है। आपको अब अंदाजा हो गया कि पोजीशन वेक्टर बार बार आपकी जान छोड़ेगा नहीं, हर जगह रहेगा। आई जे के की फॉर्म में लिखें या एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखें तो इसको पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। कुछ एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, इसका नाम होता है अल्फा। कुछ एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, आई के साथ एंगल बनेगा, इसको अल्फा बोलेंगे। कुछ एंगल ये बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, जो आपको नजर आ रहा होगा, इस एंगल को बीटा कहा जाएगा, इस एंगल का नाम बीटा होगा। कुछ एंगल बनाएगा जेड एक्सिस से, इसका नाम हमारे पास जनाब हो जाएगा गैमा। जो एंगल बन रहा है इसका नाम हो जाएगा गैमा। एक्स से भी एंगल है, वाई से भी एंगल है, और जेड एक्सिस से भी इसका एंगल है। अगर आर हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो कॉस अल्फा का फार्मूला होता है x अपॉन मॉड ऑफ आर। जो पूरा वेक्टर गिवन है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जिस तरह हमने पिछली स्क्रीन में निकाला।
जो पीछे हमारा वेक्टर गिवन था उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसा कि हमने पीछे जनाब निकाला है। इस x कंपोनेंट को पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा आएगा, y को डिवाइड करेंगे तो cos बीटा आएगा, z को डिवाइड करेंगे तो cos गामा आएगा। तवज्जो से देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है 2i + 3j + 6k, x के पीछे i के पीछे वाला x है 2, j के पीछे वाला 3 ये y होगा, k के पीछे वाला z होगा। डायरेक्शन कोसाइन मालूम करने हैं, सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड दरकार होगा। सबसे पहले हमें a का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। जो पिछला हमारा पार्ट था उस पर हमने सीखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x के स्क्वायर को, y के स्क्वायर को, z के स्क्वायर को, सबका स्क्वायर कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकल आएगा 7। तफसील से देखना हो तो पिछले को पार्ट में हमने कराया हुआ है। अब हमारे पास जब हमने मालूम करना होगा cos अल्फा, तो x अपॉन मॉड ऑफ a होता है, x अपॉन मॉड ऑफ a होता है। मॉड ऑफ a कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। x यहाँ पर i के पीछे वाला 2 है तो 2/7 हो जाएगा। cos बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन मॉड ऑफ a होगा, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3/7 हो जाएगा। cos गैमा अगर मालूम करने की कोशिश करेंगे तो cos गैमा जनाब किसके बराबर हो जाएगा, z अपॉन मॉड ऑफ a के बराबर हो जाएगा। z अपॉन मॉड ऑफ a के बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, 6/7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू 6 है। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अल्फा निकालने के लिए x वाले को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, बीटा निकालने के लिए y वाले को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, गैमा निकालने के लिए z वाले को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगेन आंसर डेसिमल में नहीं देना, आंसर डेसिमल में नहीं देना। फ्रैक्शन में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में ही आंसर लिखेंगे, डेसिमल में आंसर नहीं लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो यहाँ से देख ले, तवज्जो देके, अभी को तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। अगर वेक्टर मेरे पास गिवन है, फर्ज करें i + 2j - 2k, i + 2j - 2k हमारे पास वेक्टर है। इसके डायरेक्शन को साइन मालूम करने हैं। अगेन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। क्या करेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, जो हमने पीछे सिखाया, आपको बार बार जरूरत पेश आएगी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और जनाब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका ऐड करेंगे 9 आएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा। अब जो cos अल्फा होगा, x वाले को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, x अपॉन मॉड ऑफ a कितना आया है, 3 आया है। यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा। cos बीटा की बात करेंगे तो y अपॉन मॉड ऑफ a होगा, y की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ a 3 आया है, 2/3 आएगा। और cos गैमा की वैल्यू z अपॉन मॉड ऑफ r साइन के साथ लेंगे, -2/3 आंसर आएगा। ये एग्जाम में 4 नंबर का आता है सवाल, 4 नंबर का ये सवाल आता है शॉर्ट के अंदर, इसलिए बहुत तवज्जो से, ध्यान से समझ के इस सवाल को करने की जनाब कोशिश कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कसर है, वो भी दूर हो जाए। फर्स्ट करें वेक्टर गिवन है i + j + k के, i + j + k के बराबर है। पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे a का, पीछे निकाला हुआ है हमने इसका मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे मेरे बेटा मैग्नीट्यूड, जरा आगे पीछे हो गया है मैग्नीट्यूड, इसका पीछे हमने निकाला हुआ है। इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो √3 आएगा, भी निकाल देते भी आ जाएगा, आगे पीछे हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। cos अल्फा निकालेंगे, x अपॉन मॉड ऑफ a, x की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ a 3 आया है, 1/√3 हो गया। cos बीटा 1/√3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। इसको जरा सही कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया है, जरा आगे पीछे हो गया है। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है मेरे बेटा 1 है, तो ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1/√3 आएगा। और जो यहाँ पर देखो के का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ये भी कैंसिल कर देते हैं बेटा, ये भी आपको कितना आएगा, 1/√3 आएगा। तो 1/√3 1/√3 सारे 1/√3 हमारे पास कोफिशिएंट जनाब यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। 3 एग्जाम्पल आपको बता दी है। घर पे जब इनको अपने हाथ से मेरे बेटा कॉपी में लिखोगे ना, तो छोटे मोटे शहर में सवालात है वो सब खत्म हो जाएंगे। पहला काम ये करना कि गूगल क्लासरूम में जाना, जितनी भी चीजें हैं इनकी पिक्चर्स इमेजेस आपके पास मौजूद होंगी। इनकी इमेजेस, इनकी पिक्चर्स आपके पास गूगल क्लासरूम के अंदर मौजूद होंगी। नहीं मौजूद तो भाई व्हाट्सएप के ऊपर या मुझे डायरेक्टली पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, वो आपको हम डाल देंगे वहां पर। और रात तक हो जाएगी, इसलिए कि मेरी भी क्लासें 3-4, उसके बाद क्लासें खत्म होने के बाद डालूंगा मैं। एक रजिस्टर बनाए, उस पर इन तमाम स्क्रीनों को लिखे। जब अपने हाथ से लिखोगे ना मेरे बेटा, जो छोटे मोटे सवाल जहन में आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद स्टिल कोई सवाल अगर रहता है, तो फिर आप वो सवाल डेफिनेटली मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ पर हम क्लास को अपनी खत्म करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से फीडबैक भी लेते हैं।